हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्नों को। तो दोस्तों, इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वे सभी हिंदी साहित्य से संबंधित थे। अब हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य की, क्योंकि हिंदी साहित्य में संस्कृत आचार्यों को भी पढ़ा जाता है, इसीलिए हम संस्कृत साहित्य को भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन संस्कृत का व्याकरण हम नहीं देखेंगे, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए, मुझे महत्वपूर्ण लग रहे हैं प्रश्न, इस दृष्टि से मैं इन वीडियोस को करा रही हूं। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करना जरा। तो दोस्तों, ध्यान देंगे जरा। संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, तो ध्यान दे जरा। सबसे पहले प्रश्न है कादम्बरी। कादम्बरी किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट जी की रचना है कादम्बरी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे व्याख्या पर। कादम्बरी बाणभट्ट की प्रौढ़ एवं अंतिम कृति है। ठीक है, तो बाणभट्ट जी थे जिनकी प्रौढ़ एवं अंतिम कृति है कादम्बरी। ठीक है, यह उनकी ही नहीं समस्त संस्कृत वाङ्मय की, ध्यान से सुनेंगे, यह बाणभट्ट की ही नहीं बल्कि संस्कृत वाङ्मय की, समस्त संस्कृत वाङ्मय। वाङ्मय का अर्थ ही साहित्य होता है, तो ध्यान दें, संस्कृत वाङ्मय की अनूठी गद्य रचना है। कैसी अनूठी गद्य रचना? गद्य रचना पर शब्द दें, ध्यान दें शब्द पर। ठीक, कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रापीड़ तथा वैशंपायन के 3 जन्मों से संबंध है। ठीक है, तो कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रापीड़ तथा वैशंपायन के 3 जन्मों से संबद्ध है। कादम्बरी की कथा, ध्यान दें, कादम्बरी की कथा 2 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त है कादम्बरी की कथा। कौन कौन से? पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग और उत्तर भाग। ठीक है, पूर्व भाग में बाणभट्ट की रचना है। किसकी? बाणभट्ट की रचना है पूर्व भाग में। और उत्तर भाग में उनके पुत्र भूषण भट्ट यानी पुलिन भट्ट की कथा है। ठीक है, पुतिन भट्ट या पुलिन भट्ट, दोनों में से एक नाम है। यहाँ पर प्रिंटिंग एरर लग रहा है कुछ, तो मुझे लग रहा है कि जहां तक है पुलिन भट्ट है। ठीक, तो ध्यान रखें, बाणभट्ट जी के पुत्र कौन थे? भूषण भट्ट या पुलिन भट्ट। ठीक है, अगर आपको नाम पता हो दोस्तों तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए भी चीजें नई है एक तरह से। ठीक है, तो ध्यान दें, गौर करेंगे बाणभट्ट की प्रौढ़ एवं अंतिम कृति पर। कौन सी है? कादम्बरी। कितने भागों में है? 2। ठीक है, एक पूर्व भाग, दूसरा उत्तर। पूर्व भाग में बाणभट्ट की रचना है, ठीक है, और उत्तर भाग में उनके पुत्र भूषण भट्ट की। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, कुवलयानंद के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन डी, अप्पे दीक्षित। अप्पे दीक्षित की रचना है कुवलयानंद। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन डी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। अप्पे दीक्षित यानी 1525 से 1598 ईस्वी। क्या समय है? 1525 से 1598 ईस्वी किसका समय है? अप्पे दीक्षित का। संस्कृत के काव्य शास्त्री, दार्शनिक और व्याख्याकार थे। ठीक है, ध्यान से सुने, अप्पे दीक्षित संस्कृत के काव्य शास्त्री, दार्शनिक और व्याख्याकार थे। अद्वैतवादी होते हुए भी, ध्यान दें, अद्वैतवादी होते हुए भी शैव मत की ओर इनका विशेष झुकाव था। ठीक है, अद्वैतवादी
होते हुए भी शैव मत की ओर इनका विशेष झुकाव था। ठीक है, इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें कुवलयानंद, चित्र मीमांसा इत्यादि प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें कुवलयानंद, चित्र मीमांसा इत्यादि प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कुवलयानंद और चित्र मीमांसा, ठीक है, किसकी रचनाएं हैं? अप्पे दीक्षित जी की। गौर करें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान दें। सुप्रसिद्ध वैयाकरण भट्टोजी दीक्षित, क्या नाम है? भट्टोजी दीक्षित, इनके शिष्य थे। ठीक है, सुप्रसिद्ध वैयाकरण भट्टोजी दीक्षित इनके शिष्य थे। इनके करीब, ध्यान दें, 400 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कितने ग्रंथों का? 400 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखते हैं आगे व्याख्या। तो गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। तो भट्टोजी दीक्षित शिष्य थे, ठीक है, किसके? बाणभट्ट जी के। ठीक है, इनके करीब, बाणभट्ट नहीं, अप्पे दीक्षित जी के शिष्य थे भट्टोजी दीक्षित। इनके 400 ग्रंथ हैं, ये बात ध्यान रखें। फिर है शंकरानुसारी अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन करने के अलावा इन्होंने ब्रह्म सूत्र के शैव भाष्य पर भी शिव की मणि दीपिका नामक शैव संप्रदायानुसारी टीका लिखी थी। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों, तो ध्यान दे दोस्तों जरा। शंकरानुसारी अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने, किसने? शंकरानुसारी, ठीक है, शंकराचार्य भी हो सकते हैं। ठीक है, शंकरानुसारी, क्योंकि अद्वैतवाद से संबंध था किसका? शंकराचार्य का। ठीक है, तो ध्यान दें, शंकरानुसारी अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन करने के अलावा इन्होंने ब्रह्म सूत्र के शैव भाष्य पर, कौन से भाष्य पर? शैव भाष्य पर शिव की मणि दीपिका नामक शैव संप्रदायानुसारी टीका लिखी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 10 रूपकम। पुस्तक का नाम क्या है? 10 रूपकम। ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करेंगे। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है धनंजय की पुस्तक है 10 रूपकम। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दें, 10 रूपकम नाट्य के 10 रूपकों के लक्षण और उनकी विशेषताओं का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। ठीक है, तो 10 रूपकम कैसा ग्रंथ है? नाट्य के 10 रूपों के लक्षण, ध्यान दें, नाट्य के 10 रूपों के लक्षण और उनकी विशेषताओं का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान दें, अनुष्टुप श्लोकों द्वारा प्रणीत 10वीं शती का यह ग्रंथ धनंजय की कृति है। किसकी? धनंजय की कृति है। ठीक है, और कब की है ये? 10वीं शती। ये भी समय भी याद रखें। और कैसे श्लोक हैं? अनुष्टुप श्लोक हैं इसमें। ठीक, फिर है 10 रूपकम में कुल 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 4 अध्याय हैं 10 रूपकम में। ठीक, जिन्हें आलोक कहा गया है। ठीक, तो 10 रूपकम के 4 अध्यायों को आलोक कहा गया है। और 10 रूपकम किसकी रचना है? ध्यान रहे, धनंजय की रचना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ऑप्शन
डी ध्वनि तत्व से। ध्वनि तत्व से संबंधित ग्रंथ है ध्वन्यालोक। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों। आनंद वर्धन आचार्य ने विषम बाण लीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक तथा ध्वन्यालोक नामक 5 ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। ये संस्कृत साहित्य की बात हो रही है। ठीक है, हमें हिंदी साहित्य में संस्कृत साहित्य के कुछ एक या 2 ग्रंथ ही बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको व्यापक दृष्टि से चीजें और समझने को मिलेंगी। ठीक, तो जरा गौर करेंगे, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है ये। ठीक, तो ध्यान दें। आनंद वर्धन आचार्य, यहाँ बात हो रही है आनंद वर्धन जी की। इन्होंने विषम बाण लीला, इनकी किताबों के नाम सुने अब। विषम बाण लीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक तथा ध्वन्यालोक नामक 5 ग्रंथों की रचना की। ठीक है, इस ग्रंथ में काव्य के आत्मभूत, ध्यान दें, इस तत्व में काव्य के आत्मभूत ध्वनि तत्व का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, इस ग्रंथ में काव्य के आत्मभूत ध्वनि तत्व का प्रतिपादन किया गया है। ग्रंथ में 4 उद्योत हैं। कितने? 4 उद्योत हैं। ध्वन्यालोक में 3 भाग हैं। कितने? ध्यान दें, ध्वन्यालोक में 3 भाग हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि इस ग्रंथ में काव्य के आत्मभूत ध्वनि तत्व का प्रतिपादन किया गया। ध्वनि तत्व। ठीक है, तो आचार्य आनंद वर्धन का संबंध किससे था? ध्वनि से था। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं आनंद वर्धन। ठीक है, अब ध्यान दें, तो इसी से संबंधित पुस्तक है ध्वन्यालोक। ठीक है, ध्वनि से बना ध्वन्या। ठीक है, ये शब्द समझें और इस तरह से जोड़ करके याद रखें। ठीक, तो ध्वन्यालोक में 3 भाग हैं। कौन कौन से? ध्यान दें, मूल कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण। कौन कौन से 3 भाग हैं? मूल कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण। प्रथम 2 भागों के निर्माता स्वयं आनंद वर्धन आचार्य ही है। ठीक है, तो प्रथम 2 भागों के निर्माता स्वयं आनंद वर्धन आचार्य ही हैं, जबकि उदाहरण में कुछ उदाहरण उन्होंने स्वयं अपने बनाए, जो विषम बाण लीला और अर्जुन चरित पुस्तक यानी आदि ग्रंथों से दिए गए हैं। ठीक है, किंतु अधिकांश उदाहरण अन्य प्रसिद्ध कवियों के ग्रंथों से दिए गए हैं। ठीक है, तो जो 2 तत्व मिलते हैं, कौन कौन से 2 तत्व? मूल कारिका और वृत्ति। ठीक है, ये तो आनंद वर्धन के अपने स्वयं के बनाए हुए हैं। ठीक है, इनके निर्माता स्वयं कौन है? आनंद वर्धन आचार्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन जो तीसरा, ध्यान दें, तीसरा भाग है कौन सा? तो तीसरा भाग है दोस्तों उदाहरण। तो उन्होंने कुछ उदाहरण तो अपनी पुस्तक विषम बाण लीला से रखे और अर्जुन चरित से, बाकी अधिकांश अन्य विद्वानों की रचनाओं से इन्होंने उदाहरण लिए हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। यहाँ पंक्ति है अगली, ध्वन्यालोक ध्वनि तत्व से संबंधित ग्रंथ है। किससे संबंधित ग्रंथ है? ध्वन्यालोक ध्वनि तत्व से संबंधित ग्रंथ है और आचार्य आनंद वर्धन जी का ग्रंथ है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनता है। एक ना एक ऑप्शन इनका जरूर होता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कॉमन है, जो पूछी ही जाती हैं। ठीक है, उनमें से एक नाम आनंद वर्धन का भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, क्या है? आनंद वर्धन का संबंध इनमें से किससे है? तो ऑप्शन डी, ध्वनि संप्रदाय से। ध्वनि संप्रदाय से आनंद वर्धन का संबंध है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, आनंद वर्धन, इनका संबंध किससे है?
ध्वनि संप्रदाय से। फिर है आचार्य भामे, इनका संबंध किससे है? अलंकार संप्रदाय से। फिर है आचार्य वामन, इनका संबंध किससे है? रीति संप्रदाय से। फिर है आचार्य कुंतक, इनका संबंध किससे है? वक्रोक्ति संप्रदाय से। फिर है आचार्य क्षेमेंद्र, इनका संबंध किससे है? औचित्य संप्रदाय से। दोस्तों ये चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें आप, ठीक है, या फिर एज इट इज याद कर लें, ठीक है। ये सभी इनके प्रवर्तक आचार्य हैं, ध्यान रखें, ठीक। और इतने इंपॉर्टेंट है कि पूछे ही जाते हैं, ठीक है, पूछे ही जाते हैं, ऑप्शन में जरूर मिलेंगे ये। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं अच्छे से तो आपका प्रश्न कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो बाकी ऑप्शन है हम उन्हें आसानी से समझ पाएं, अगर हमें एक दो नाम पता है तो, ठीक है। देखो हिंदी साहित्य इतना व्यापक है कि सब कुछ आप याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर हिंदी साहित्य 100% है तो आप 60% के हिसाब से अपनी तैयारी करें, ठीक है। कम से कम आधी चीजें इतनी पक्की कर लें, ठीक है। एक प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं तो 2 ऑप्शन आपके कंफर्म होने चाहिए। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब एक प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से 2 ऑप्शन आप अच्छे से अपने दिमाग में पक्के कर लें, ठीक है। फिर आ जाए प्रश्न, कहीं से भी गलत हो तो मेरे को बताना फिर, ठीक है ना। इस बात को समझिए। तो ऐसे पढ़े, चारों चीजें ना पढ़े, केवल 2 को पढ़े, ढंग से पढ़े, समझ गए। तो ध्यान रखेंगे, आनंद वर्धन का संबंध ध्वनि संप्रदाय से है, भामे का अलंकार संप्रदाय से, वामन का रीति संप्रदाय से, कुंतक का वक्रोक्ति संप्रदाय से, आचार्य क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय से संबंध है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और इनका समय भी जरूर याद रखें, ठीक है। मेरी रामबाण संकलन वाली एक प्लेलिस्ट है, उसमें सबसे अंतिम वीडियो है, तो जरा उसमें देख लें, मैंने सबका समय बता रखा है और रचनाएं भी। तो अगर समय मिले तो उन वीडियोस को जरूर देख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, गौर करना जरा। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? तो ऑप्शन डी विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं, ठीक है। विशाख दत्त नाम याद रखें दोस्तों, ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करना जरा, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जी संस्कृत का मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। कैसा? ऐतिहासिक नाटक, जिसके रचयिता कौन है? विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त का नाटक है ऐतिहासिक नाटक, कौन सा? मुद्रा राक्षस, ठीक है। ध्यान दें, इस नाटक में इतिहास और राजनीति का, किसका? इतिहास और राजनीति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। इस नाटक में इतिहास और राजनीति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ के चरित्र चित्रण में विशेष निपुणता का प्रदर्शन मिलता है, ठीक है। इस ग्रंथ के चरित्र चित्रण में विशेष निपुणता का प्रदर्शन मिलता है, ध्यान रखें। फिर है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जरा गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। विशाख दत्त की 2 और रचनाएं हैं, कौन कौन सी? देवी चंद्रगुप्त तथा अभिसारिका वंचित का। 2 किताबें कौन सी हैं विशाख दत्त की? देवी चंद्रगुप्त तथा अभिसारिका वंचित का, ठीक है। ध्यान, वंचित का नहीं है, अभिसारिका वंचितक और देवी चंद्रगुप्त, ठीक है। ये पूर्ण विराम इस तरह से लिखते हैं कि वह आ की मात्रा लगती है। कई वीडियोस में ऐसी गलतियां हुई हैं कि मैंने पूर्ण विराम को भी साथ में पढ़ दिया है, तो जब भी आप वीडियो देखें तो इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक। तो गौर करें, विशाख दत्त के इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, कौन कौन? विशाख दत्त के इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है, ठीक है।
क्या कह रहे हैं? विशाखदत्त के इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को प्राप्त है। ठीक है, इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, मुद्रा राक्षस में यानी नाटक मुद्रा राक्षस में साहित्य और राजनीति के तत्वों का मणिकांचन योग, कैसा? मणिकांचन योग मिलता है, जिसका कारण संभवतः यह है कि विशाखदत्त का जन्म, किसका? विशाखदत्त का जन्म राजकुल में हुआ था। विशाखदत्त का जन्म राजकुल में हुआ था। वे सामंत बटेश्वर दत्त के पौत्र थे। किसके? सामंत बटेश्वर दत्त के पौत्र थे और महाराज पृथु के पुत्र थे। किसके? महाराज पृथु के पुत्र थे। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यान दें, मुद्रा राक्षस किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन डी विशाखदत्त की, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, श्री हर्ष के पिता का नाम बताइए। किसका? श्री हर्ष के पिता का नाम बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन तो दे रखे हैं लेकिन उत्तर नहीं दिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या है श्री हर्ष के पिता का नाम। श्री हर्ष के पिता का नाम है दोस्तों श्री हीर और माता का नाम क्या है? मामल देवी। तो पिता का नाम क्या? श्री हीर। ठीक है, श्री हीर। ठीक है, ये इनके पिताजी का नाम है और माता का नाम क्या है? मामल। मामल। ठीक है, मामल, ये इनकी माता है। किसकी? श्री हर्ष की। ठीक, तो ध्यान रखें, यहाँ ऑप्शन में नहीं है नाम, आप ध्यान रखें, पिताजी श्री हरि और माताजी मामल। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। श्री हर्ष के पिता का नाम श्री हरि और माता का नाम मामल देवी था। ठीक है, कन्नौज के राजा जयचंद चंद्र, क्या नाम है? जयचंद चंद्र कन्नौज के राजा थे। ठीक है, प्रचलित नाम है इनका जयचंद। ठीक है, संयोगिता इनकी पुत्री थी और पृथ्वीराज चौहान के साथ उनका विवाह हुआ था। ठीक है, तो ध्यान दें, कन्नौज के राजा जयचंद्र उनके आश्रयदाता थे। ठीक है, उनके आश्रयदाता थे। किसके? तो श्री हर्ष के। हर्ष के पिता श्री हीर को प्रसिद्ध न्यायिक आचार्य उदयन ने शास्त्रार्थ में हराया था। ठीक है, न्यायिक आचार्य थे एक, जिनका नाम था उदयन, तो उन्होंने शास्त्रार्थ में हराया था। ठीक है, किसको? हर्ष के पिता श्री हीर को। ठीक है, बात ध्यान रखें। अब ध्यान दें, प्रश्न विकल्प में हरि दिया है, विकल्प में क्या नाम दिया है? हरि, जबकि क्या नाम है सही? श्री हीर। ठीक है, तो श्री हीर वास्तव में इनका नाम है। किसका? श्री हर्ष के पिताजी का। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी माना था। ठीक है, विकल्प सी। तो एक बार देखते हैं प्रश्न फिर से, तो जरा ध्यान देना दोस्तों, गौर करें। श्री हर्ष के पिता का नाम पूछा गया था तो ऑप्शन सी सही माना था। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने, तो क्योंकि नाम क्या है? वास्तविक नाम श्री हीर था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है तो इन्होंने प्रायोरिटी किसको दी? हरि को। अब यही समस्या आपके साथ किसी मान लीजिए एग्जाम में आती है तो आप क्या करेंगे? आप प्रश्न को छोड़ेंगे तो नहीं, अगर आता होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप क्या करें? लगभग उसके आसपास के उत्तर को टिक करके आए, अदरवाइज प्रश्न को छोड़ दें अगर नेगेटिव मार्किंग है तो।
ठीक है। लेकिन अगर आता हुआ हो और प्रश्न का ऑप्शन ही गलत हो तब विद्यार्थी क्या करे, ठीक है। तब आप ये वाला गेम खेल सकते हैं जैसे इन्होंने खेला है, ठीक है। हीर की जगह हरी अगर ऑप्शन में है तो आप उसे टिक करके आ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वैसे तो नंबर देते ही हैं ये सभी स्टूडेंट्स को। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। प्रश्न है श्री हर्ष का ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन बी नैषद काव्य। नैषद काव्य श्री हर्ष का ग्रंथ है। ऑप्शन बी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर। नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम श्री हर्ष की रचना है। हालांकि प्रश्न विकल्प में नैषद काव्य दिया गया है। क्या दिया गया है? नैषद काव्य, ठीक है। जबकि क्या है रचना का नाम? नैषधीय चरितम, ठीक है। तो ध्यान रखें, नैषधीय चरितम इसका वास्तविक नाम है। अब देखो विकल्प में भी कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो नैषद काव्य दिया है श्री हर्ष की अन्य। अब जैसे ऑप्शन में जैसे वास्तविक क्या थी पुस्तक? नैषधीय चरितम थी, लेकिन ऑप्शन में आ गया नैषद काव्य, तो इन्होंने हो सकता है शॉर्ट करके लिख दिया हो। तो आप इस तरह से अपना माइंड लगा सकते हैं। अगर लगभग चीजें मैच हो रही हैं तो आप ऑप्शन टिक कराएं, प्रश्न ना छोड़ें दोस्तों, ठीक है। इन लोगों की गलती की वजह से आप अपने साथ खिलवाड़ ना करें, थोड़ा सा माइंड गेम इनके अकॉर्डिंग भी खेलें, ठीक है। क्योंकि इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि एक स्टूडेंट के एक क्वेश्चन के गलत होने से उसकी लाइफ कितनी बिगड़ेगी। इनके लिए तो रोज का काम है, ठीक है। लेकिन आप जागरूक रहें, आपको कैसे क्वेश्चन पेपर को हैंडल करना है ये आप तय करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है, इस बात को आप अच्छे से समझते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो लापरवाही अगर उनकी तरफ से हो रही है तो होने दें, लेकिन आप जागरूक बने, ठीक है दोस्तों, ध्यान दें। और अगर इस तरह के आपको कोई परेशानी होती है आपकी आंसर की में, तो आप क्लेम भी कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, ठीक है। गौर करें श्री हर्ष की अन्य रचनाओं पर। तो इनकी अन्य रचनाएं हैं स्थैर्य विचार प्रकरण। क्या है? स्थैर्य विचार प्रकरण। फिर है श्री विजय प्रशस्ति, श्री विजय प्रशस्ति। फिर है खंडन खंड खाद्य, खंडन खंड खाद्य। फिर है गौडोरवशी कुल प्रशस्ति, गौडोरवशी कुल प्रशस्ति। फिर है अर्णव वर्णन, अर्णव वर्णन। फिर है छिंद प्रशस्ति, छिंद प्रशस्ति। फिर है शिव शक्ति सिद्धि, शिव शक्ति सिद्धि। फिर है नव साहसांग चरित चंपू, नव साहसांग चरित चंपू। फिर है, तो बस यही है, ठीक है। ये क्या है सभी ध्यान दे दोस्तों, गौर करेंगे एक बार फिर से। हर्ष की अन्य रचनाएं हैं स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौरनारवी विशकुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव साहसांक चरित चंपू, राज तरंगिणी, ठीक है। ये बस इतनी है। और राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो ये है कल्हण की रचना, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएं इस पर। राज तरंगिणी कल्हण की रचना है, जबकि मेघदूत, मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है दोस्तों, मेघदूत कालिदास की रचना है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्री हर्ष की नहीं है? तो ऑप्शन ए शिशुपाल वध, शिशुपाल वध श्री हर्ष की रचना नहीं है, ऑप्शन ए सही उत्तर। बाकी अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, नव साहसांक चरित चंपू, नव साहसांक चरित चंपू, छिंद प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, ये किसकी पुस्तकें हैं? श्री हर्ष की पुस्तकें हैं, जबकि शिशुपाल वध हर्ष की पुस्तक नहीं है। तो गौर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है नव साहसांक चरित
चंपू नव साहसांक चरित चंपू कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए श्री हर्ष की रचना है नव साहसांक चरित चंपू। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।